क्या आप जानते हैं कि भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक संस्कृति है। चाय भारत का दिल और आत्मा। यह सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक संस्कृति है। लद्दाख के पहाड़ों से अंडमान के दूर दराज इलाकों तक चाय हर जगह है। यह ताजगी और जुड़ाव का प्रतीक है। इंडिया में जहां देखो वहां चाय। यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। What's something people don't know about चाय? लेकिन अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो चाय इतनी फेमस नहीं थी। तो भला चाय इतनी पॉपुलर कैसे हुई? चलिए इसका पता लगाते हैं। This is gonna blow your mind। एक 2017 वाली स्टडी के हिसाब से जो फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस में आई थी, 3 जगहें हो सकती हैं जहां इंसानों ने जानबूझकर चाय उगाना और इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये तीनों जगहें इसी इलाके में हैं। दक्षिणी चीन, चीन का युन्नान प्रांत और भारत का असम। लेकिन सबसे पुरानी लिखी हुई चीजें जो हमारे पास हैं वो बताती हैं कि चीन में लगभग 5000 साल पहले चाय ज्यादातर दवाई की तरह इस्तेमाल होने लगी थी। जब चीन में बौद्ध धर्म आया तो चाय अपने सेहत के फायदों के कारण चीनी लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई। और जैसे जैसे यह धर्म सिल्क रोड पर फैला वैसे वैसे चाय भी फैली, जो अब बौद्ध रस्मों का हिस्सा बन चुकी थी। चाय पूरे एशिया में खुशी खुशी शांति और सतर्कता फैला रही थी। तभी यूरोपीय लोग अपने बड़े बड़े जहाजों और व्यापार के सौदों के साथ आ गए। जहां भारत ज्यादातर मसालों और हाथी दांत का व्यापार करता था, वहीं चीन चीनी मिट्टी के बर्तन, अपने खुद के मसाले और चाय बेचता था। What's something people don't know about the spread of chai through बौद्ध धर्म and European trade? पुर्तगालियों ने सबसे पहले फार ईस्ट जाकर चाय पीना शुरू किया। लेकिन जब डच लोग आए तो उन्हें चाय इतनी पसंद आई कि उन्होंने जावा में चाय लाने के लिए परमानेंट स्टेशंस बना लिए। वे सबसे पहले थे जिन्होंने रोजाना चाय पीने की आदत डाली। और डच लोगों से चाय पीने का रिवाज मेनलैंड यूरोप, फ्रांस, जर्मनी और स्कैंडिनेविया की हाई सोसाइटी में फैल गया। यही वह समय था जब यूरोपियंस ने अपनी चाय में दूध डालना शुरू किया। कोई नहीं जानता क्यों, शायद अपने महंगे पोर्सलन को दाग लगने से बचाने के लिए। 1658 में डच लोगों द्वारा लाई गई चाय लंदन में पहली बार बेची गई, इसके चमत्कारी स्वास्थ्य लाभों का प्रचार करते हुए। और पूरी ब्रिटिश हाई सोसाइटी इस पेय के लिए पागल हो गई। I don't think people understand the elegance of chai in European high society। अब इंग्लैंड में चाय यूरोपीय मिल्क चाय जैसी ही थी, लेकिन वो उसमें चीनी भी मिलाते थे जो वेस्ट इंडीज से मंगाते थे। इससे चाय और भी ज्यादा फेमस हो गई। ये इंग्लैंड के कॉफी हाउसेज में कॉफी और हॉट चॉकलेट के साथ मिलने लगी। 1662 में किंग चार्ल्स डटवी ने प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से शादी की, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थीं और चाय की बहुत शौकीन थीं। इसने इंग्लिश लेडीज के बीच चाय को फैशन बना दिया और एक सोशल इवेंट चाय टाइम शुरू हुआ, जो आज भी कई कॉलोनियल हैंगओवर्स जैसे क्रिकेट में दिखता है। क्या मैं अकेला हूं जिसे नहीं पता था कि ब्रिटिश ईस्ट भारत कंपनी ने चाय के व्यापार में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब इंग्लैंड में चाय की इतनी ज्यादा मांग थी कि क्राउन सीधा चाइना के साथ व्यापार करना चाहता था। लेकिन उस समय समुद्र पर राज करने वालों में डच सबसे ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड को केवल भारत में व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दी। उन्होंने उन्हें सीधे चाइना के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। क्राउन ने भारत में इन व्यापारिक केंद्रों की जिम्मेदारी कुछ अमीर व्यापारियों को दी। वे खुद को लेवेंट ग्रुप कहते थे और उन्होंने जॉन कंपनी नामक एक कंपनी बनाई, या कागजों पर ब्रिटिश ईस्ट भारत कंपनी। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट भारत कंपनी बाद में सीधे चीनी लोगों के साथ व्यापार करने में सक्षम हो गई, लेकिन बढ़ती कंपटीशन उन्हें चाय के सस्ते सोर्स की तलाश करने के लिए मजबूर कर रही थी। उस समय चीनी लोग विदेशियों को बर्बर मानते थे और किसी को भी देश के अंदर नहीं आने देते थे, लेकिन हम इस पर बाद में वापस आएंगे। दूसरी ओर इंग्लैंड यह समझ गया था कि लगातार हाई डिमांड का मतलब फ्यूचर में भारी प्रॉफिट है, इसलिए वे उस जमीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित हुए जिस पर उन्होंने हाल ही में विजय प्राप्त की थी, भारत। अब कई सालों से ऐसी अफवाहें थीं कि उत्तर पूर्व असम में लोकल सिंगफो जनजातियां चाय की पत्तियों को अचार के रूप में खाती हैं। 1823 में एक अंग्रेज खोजकर्ता मेजर रॉबर्ट ब्रूस उस क्षेत्र में एक एक्सपेडिशन पर गए और पाया कि अफवाहें सच थीं। असम में जंगली चाय की पत्तियां उग रही थीं,
जिनका उपयोग सदियों से सब्जी और पेय दोनों के रूप में किया जा रहा था। हालांकि जब वह सीड्स और प्लांट्स वापस कैलकाटा लाए, अंग्रेज रिसर्चर्स असम के चाय प्लांट की सही पहचान नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल चाइना के प्लांट को ही चाय कहा जा सकता है, और उन्होंने आगे की रिसर्च बंद कर दी। अब वापस यूरोप में चाय की डिमांड बढ़ती रही। ब्रिटिश ईस्ट भारत कंपनी अपनी चाय के लिए पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट थी, और चीनी व्यापारियों को इतनी ज्यादा सिल्वर दी जा रही थी कि अंग्रेजों के पास सिल्वर लगभग खत्म हो गई। और प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए चीनी लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट भारत कंपनी के व्यापार के मोनोपोली को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए चाइना से व्यापार बहुत कंपेटिटिव हो गया। इसे सॉल्व करने के लिए इंग्लैंड ने एक प्लान बनाई, लत बदलने की एक योजना। भारतीय ओपियम के लिए चीनी चाय। उन्होंने बंगाल में उगाई गई ओपियम से चीनी मार्केट को भर दिया। चीनी लोग इस दवा के एडिक्टेड हो गए, और इसकी डिमांड इतनी बड़ी थी कि चाय खरीदने में इंग्लैंड को हुए लॉस की भरपाई हो गई। इससे ओपियम वॉर्स भी हुए, जो एक और समय की कहानी है। लेकिन इंग्लैंड चाय के मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था। Am I the only one that didn't know about the incredible journey of Assam Chai? इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडिया टी कमेटी बनाई। शुरुआत में कमेटी गलत जगहों और गलत चाय की किस्मों को चुनती रही। असम वाली को नजरअंदाज करके चाइना वाली पर अड़ी रही, और चाइना वाली के लिए कम तापमान और ज्यादा ऊंचाई की जरूरत को समझ ही नहीं पाई, और इसलिए वो बार बार नाकामयाब रहे। जैसा कि पहले बताया गया था, चीनी लोग किसी बाहरी व्यक्ति को अपने देश में आने ही नहीं देते थे, इसलिए चाय बनाने के उनके तरीके ज्यादातर छुपे हुए थे। लेकिन यह उस बड़ी चोरी से पहले की बात है। सन 1848 में स्कॉटलैंड के एक पौधों के जानकार रॉबर्ट फॉर्च्यून एक चीनी व्यापारी बनकर चीन गए, और भारत में चाय के बीज, चाय की पत्तियों के नमूने, काली और हरी दोनों तरह की चाय बनाने का तरीका, और साथ ही सुनिएगा 80 चीनी चाय विशेषज्ञों को भी वापस ले आए, जिन्होंने भारत में चाय के बागानों पर काम करना शुरू कर दिया। हे भगवान, इन नमूनों को दार्जिलिंग और असम में लगाया गया। अब दार्जिलिंग के कम तापमान और ज्यादा ऊंचाई के कारण चाइना वाली चाय कुछ हद तक सफल रही, लेकिन असम की कम ऊंचाई और गर्म नमी वाले मौसम के कारण चाय उग नहीं पाई। फिर चाय कमेटी ने असम की समस्या पर ध्यान से खोजबीन की, और आखिरकार असम वाली चाय को चाइना वाली से अलग पहचान लिया। उन्होंने उस बड़ी चोरी से सीखे गए तरीकों को इस्तेमाल करते हुए असम की जंगली चाय की झाड़ियों को पालतू बनाने का काम शुरू किया। यह बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई। भारतीय चाय चीनी चाय से ज्यादा अच्छी मानी गई, और असम वाली चाय ने भारत में चाइना वाली की जगह ले ली, और इस तरह असम में चाय का बिजनेस शुरू हुआ। बाद में चाय के पौधे को दक्षिण भारत में नीलगिरी और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी में भी लगाया गया। 50 सालों के अंदर इंग्लैंड अपने चाय आयात पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। सन 1900 में भारत से इंग्लैंड को लगभग 75 मिलियन किलोग्राम चाय भेजी गई थी। दूसरी तरफ चीनी चाय का आयात 90% से गिरकर सिर्फ 5% रह गया, क्योंकि भारत चाय बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में चाय का उद्योग कैसे फैला। जब अंग्रेज लोग भारत में चाय का बिजनेस शुरू कर रहे थे, तब ज्यादातर ग्राहक अंग्रेज ही थे, और कुछ लोग इंडियन हाई सोसाइटी से भी थे। इसलिए शुरुआती चाय के विज्ञापन ज्यादातर उन्हीं के लिए बनाए जाते थे। लेकिन 1880 के दशक में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के खुलने के साथ चाय देश के हर कोने में पहुंचने लगी, और भारत खुद एक बड़ा चाय बाजार बनकर उभरा। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद 1920 के दशक में ही चाय को आज जैसा रुतबा मिलना शुरू हुआ। पूरे भारत में बंगाल से लेकर पंजाब तक रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचने वालों ने सबसे पहले अपनी दुकानें स्टोव और केतली के साथ लगाईं, और इसी समय चाय कंपनियों ने लोगों को चाय के बारे में बताना शुरू किया। चाय बनाने का तरीका बताने वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड्स स्थानीय भाषाओं में सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए। ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां लोगों को घर पर चाय बनाने का तरीका दिखाया जाता था, और उन्हें यह सेहतमंद और स्वादिष्ट पेय मुफ्त में दिया जाता था। अब भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए चाय का खूब प्रचार किया जाने लगा। दिन की शुरुआत एक कप चाय से करना जरूरी हो गया था। कहते थे कि गर्मा गर्म चाय के बिना नाश्ता अधूरा है, और चाय को और भी ज्यादा ताकतवर और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें और भी ज्यादा दूध और चीनी मिलाई जाने लगी। जब चाय आखिरकार आम लोगों के घरों तक पहुंची, तो अपनी पसंद के हिसाब से
लोग उसमें अपनी चीजें मिलाने लगे। अदरक, इलायची और दूसरे मसाले स्वाद और औषधीय गुणों के हिसाब से मिलाए जाते थे। 1920 के दशक में कुछ ही दुकानों और स्टॉलों से शुरुआत करने वाले चाय वाले 1930 के दशक में हर बड़े शहर में फलने फूलने लगे और 1950 के दशक तक वे पूरे भारत में पहुंच गए। लेकिन दक्षिण भारत में चाय को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहां शहरों के मध्यम वर्गीय लोग कॉफी के दीवाने थे, लेकिन आखिरकार चाय ने वहां भी अपनी जगह बना ली और होटलों और कॉफी क्लबों में परोसी जाने लगी। क्या आप जानते हैं कि चाय ने भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को कैसे जोड़ा? 1940 के दशक में आजादी से पहले चाय के एड्स ने स्वदेशी मूवमेंट को दिखाना शुरू कर दिया और देश के अलग अलग लोगों और अलग अलग जगहों को दिखाना शुरू कर दिया। आजादी के बाद चाय भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्री और सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन गया। एक यूनाइटेड भारत की तस्वीर उभारने लगी और यह एक ऐसा देश था जो एक कप चाय पर एकजुट होता था। एग्जाम्पल के लिए यह अड दिखाता है कि कैसे एक जॉइंट फैमिली के 10 मेंबर्स के विचार बिल्कुल अलग हैं। Am I the only one that didn't know how deeply chai is woven into the modern भारतीय लाइफस्टाइल? 11:23। लेकिन इंडिया में चाय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज चाय इंडिया की डेली लाइफ और कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से लेकर केरल के शांत नजारों तक चाय हर जगह हमारा साथ देती है। 11:35 ऑफिसेज में चाय ब्रेक्स रिलैक्स करने और कॉलीग्स के साथ बातचीत करने का अच्छा मौका होते हैं। गांवों में चाय मिल बांट कर पी जाती है, जिससे प्यार और दोस्ती बढ़ती है। 11:45 टपरियां, जहां हर कोई पॉलिटिक्स से लेकर क्रिकेट तक हर बात पर चर्चा करता है, मिलने जुलने की फेमस जगह बन गई है। ये छोटी छोटी टपरियां कितनी ही कहानियां सुनती हैं और इंडिया के स्ट्रीट कल्चर को दिखाती है। 12:00 आजकल खाना बनाने में भी चाय का इस्तेमाल बढ़ गया है। शेफ्स नए नए तरीके से चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय वाले डिजर्ट्स, कॉकटेल्स और स्नैक्स भी बना रहे हैं। पुराने और नए जायकों का ये मेल चाय के कमाल को दिखाता है। 12:15 आजकल चाय के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी काफी बातें हो रही हैं। ग्रीन चाय और हर्बल चाय हेल्थी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। 12:25 समय के साथ चाय भी बदल रही है। नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, लेकिन पुरानी परंपराएं भी बरकरार हैं। चाय इंडिया के सफर, एकता और कल्चर को दिखाती है। 12:35 अगली बार जब आप चाय पिएं तो याद रखें कि आप सिर्फ चाय ही नहीं पी रहे, आप एक ऐसी परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं जो इंडिया की पहचान है। 12:45 इंडिया में चाय की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक आराम से चाय का मजा लें।